हाय एवरीवन, आप सभी का आईएएस प्रेप में स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज़ को। पीवाईक्यूज़ वो जो यूपी पीसीएस, यूपीएससी और अन्य जो स्टेट एग्जाम्स हैं उन सब में पूछे गए हैं। ठीक है, अब इनको करने का फ़ायदा हमें समझना होगा। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन चीज़ों को तेज़ी से रिवाइज कर लेंगे जो हम कई बार नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम एक रूटीन में सीरीज के तौर पे लेके आएंगे चीज़ों को, और आप इसे डेली बेसिस पे कवर करिए। इसके कवर करने से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कब क्लियर होंगे ही होंगे, साथ में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। यानी एलिमिनेशन प्रोसेस को भी समझने पे फोकस करेंगे। दूसरा, आपकी जो ज़रूरत है, यानी कई बार हमें कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को याद रखने की जरूरत पड़ती है या फैक्ट्स को समझने की जरूरत होती है कि भाई फैक्ट्स भी याद रहें और कॉन्सेप्ट भी हमारी समझ में बने रहें। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी डिटेल में समझ करके हम चीज़ों को जोड़ सकते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको इन पीवाईक्यूज के साथ एक अनुभव मिलता है। ठीक है, अनुभव कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति में कैसा बदलाव हो रहा है, क्या है, किस तरीके की चीजें हैं, और फिर उनको समझ करके उसी तरीके का डेटा हम अपने साथ जोड़ लें, उसी तरीके का फैक्ट हम अपने साथ जोड़ लें, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट अगर हम अपने साथ जोड़ लेते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और हमारी सफलता के चांसेस ज्यादा बेहतर होंगे। खास बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको कम एफर्ट में भी, ठीक है, कम एफर्ट में भी आपको चीजें मिल जाती हैं अच्छी। और वहीं पे कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऐसा हुआ कैसे, उनका इतना बढ़िया रिजल्ट होना, ये सारी चीजें। तो ये डिफरेंस यहाँ से आता है। तो पीवाईक्यूज न केवल प्रैक्टिस की चीज है बल्कि उनसे ये भी समझना जरूरी है कि हम किस तरीके की चीजों को जोड़ लें। तो देर नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हम पर्यावरण से शुरू कर रहे हैं, पर्यावरण के सेक्शन से। और पर्यावरण के सेक्शन में सबसे पहला ही प्रश्न पूछा गया जो है वो ये कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2006 में। अब 2006 का क्वेश्चन है तो सिंपल सी चीज यहाँ पे जो दिया गया है, पहले देखो भारी भरकम 3 ऑप्शन दिए गए और उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया कि सभी चीजें। यहाँ पे पर्यावरण में दिया गया है कि भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ठीक है, एक यहाँ पे पर्यावरण का दिया गया है। दूसरा दिया गया कि भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, ये एक दिया गया है। और उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। अब व्यक्ति की बात कर लें, जीवों की बात कर लें, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है कि कौन सा इसमें से सही है या फिर सभी के सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो पर्यावरण की हम बात करें तो यहाँ पे पर्यावरण भूगोल के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो भूगोल के हिसाब से पर्यावरण हम क्या कहते हैं? कोई भी इसमें से जल्दी से बता दीजिए आप लोग कि क्या होता है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि उपयुक्त सभी को हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब पर्यावरण की बात करें तो एक अविभाज्य समष्टि होती है जिसमें जैविक, अजैविक सभी चीजें शामिल हो जाती हैं। पारस्परिक क्रियाशील तंत्र जो होते हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। तो मुख्य रूप से 3 घटक यहाँ पे होते हैं। अगर देखेंगे तो भौतिक, और जिसमें अजैविक जो अर्थ होता है जैसे स्थल है, जल है, वायु है, इन सबको हम रखते हैं। जैविक में पादप हो जाएगा, जंतु हो जाएगा, सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। और मानव निर्मित अगर गतिविधियों को भी शामिल कर लेंगे आप, जो इसमें सांस्कृतिक एस्पेक्ट आते हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कई बार चुनौती उत्पन्न होती है कि किस तरीके की चीजें हैं। तो यहाँ पे तीनों को, सांस्कृतिक, पर्यावरण या इकोसिस्टम को भी हम यहाँ पे रखते हैं जो पर्यावरण से ही प्रभावित होकर के विकसित होता है। क्लियर? तो जब आप इन चीजों को रखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली चारों हो जाएंगे, यानी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अब देखो गलती कहां पे होगी इस क्वेश्चन में लोगों के साथ, अगर गौर करोगे तो यहां पे जहां पे दिया गया कि सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया की जो बात की गई है, वहां पे लोग थोड़े से चौकन्ने हो जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे एक व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है उन संपूर्ण दशाओं को, तो वास्तव में वो व्यापक तौर पर परिभाषित कर रहा है, लेकिन अन्य भी उसमें शामिल है। किसी में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो कि बाहर किया जा सके, एलिमिनेशन किया जा सके, ऐसा कोई तत्व नहीं है। इस वजह से उपयुक्त सभी वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे अगर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो दूसरा क्वेश्चन है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है परिचालन पर्यावरण, दूसरा दिया गया है भौतिक पर्यावरण, तीसरा दिया गया है सांस्कृतिक पर्यावरण और चौथा दिया गया है जैविक पर्यावरण। तो परिचालन पर्यावरण जैसा कोई टर्म नहीं होता है। ठीक है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा, जैसा हमने एक्सप्लेनेशन से देखा था पहले वाले क्वेश्चन में कि ये तीनों चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। अब इसमें अगर देख लें तो पर्यावरण में भौतिक, सांस्कृतिक
और जैविक पर्यावरण को शामिल किया जाता है, यानी कि इसको उसमें शामिल करते हैं या वर्गीकरण भी आप इसमें कर सकते हो। भौतिक के अंतर्गत जैसा हमने रखा कि भू आकृतियां जो होंगी, जल होगा, वायुमंडल होगा, ये सब कुछ इसमें शामिल होगा। जैविक में जो जिंदा पादप हैं, जीव हैं, उन सबको हम यहाँ पे रखते हैं। और तीसरे में अगर हम बात करें तो मानव ने जो निर्मित किया है अपना वातावरण, जो सांस्कृतिक एस्पेक्ट के साथ चलता है, वो भी अब इस पर्यावरण का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको जोड़ के रखना है। अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं कि यहाँ पे कथन और कारक दिया गया है। पहला कथन जो दिया गया है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण यहाँ पे दिया गया है, ये थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कारण नीचे होना चाहिए था। तो यहाँ पे कारण दिया गया कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करे। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात दिया गया है। तो ये बात तो सिंपल सी चीज है, सही है। दूसरा दिया गया कि सतत विकास से अभिप्राय, यानी उसके बारे में बताया गया है कि ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। अब इसमें क्या चीज होगा? ठीक है, क्या दोनों सही हैं, व्याख्या कर रहा है, क्या केवल ए सही है या आर सही है, कोई उसकी, या दोनों सही है व्याख्या नहीं कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट में हमें देखना पड़ेगा। अब देखो, स्टेटमेंट दोनों एक तरीके से सही हैं। जब दोनों सही हैं तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, कि सी गलत और डी गलत, ये दोनों ऑप्शन नहीं होने हैं। ठीक है, जब ये दोनों नहीं होंगे तो अब यहां पे हमें देखना है कि अगर कहें तो तथ्य की बात करें और आर की, ए और आर की अगर बात करें तो ए और आर यहाँ पे दोनों सही हैं और आर कथन ए की व्याख्या कर रहा है, ए यहाँ पे तथा आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण के हेतु महत्वपूर्ण है। क्यों हमने कहा कि इसको जब हम परिभाषित कर रहे हैं, कारण दिया गया है कि सतत विकास क्यों, तो ये भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को बनाए रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो सिंपल सी चीज है, व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर? तो सिंपल सी चीज हमें ध्यान रखना है कि दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है WECD द्वारा जो है 1987 में एक प्रकाशित की गई थी रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर। ध्यान रखिएगा, अब यही चीज होता है, कई बार आप जब पीवाईक्यूज कर रहे होते हो तो आप एक्सप्लेनेशन को इग्नोर कर जाते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो बहुत खुश हो जाते हो। एक्सप्लेनेशन में जो चीजें होती है ना, फैक्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो जोड़ना जरूरी है। तो किसने जारी किया था? तो WCED के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई थी, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। कब जारी की गई थी? 1987 में। ठीक है, उसी में पहली बार सतत विकास के संदर्भ में कुछ अवधारणाएं आई थी। तो उसमें सतत विकास से अभिप्राय को ऐसे विकास के संदर्भ में रखा गया जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को बनाए रखते हुए, यानी कि पूरा करने की क्षमता को बनाए रखते हुए या उसकी योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता दे, उसी को सतत विकास बोला गया था। तो सिंपल सी चीज है, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी चीजों को सुरक्षित करिए और फिर अपना विकास करिए, तो वो सतत विकास है। ठीक है, तो यहीं पे अगर देखा जाए तो सामाजिक पारिस्थितिकी जो है, अगर कहें परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी जो पोषित और संदृढ़ की जा सके, ऐसी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता होगी। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल सी चीजें दोनों सही हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति की गई थी। ठीक है, और उसके उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। तो प्रतिवेदन क्या था? अभी हमने देखा आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर। अब ध्यान से देखना, हमने एक क्वेश्चन देखा, इसी का नाम है एक और, ब्रेटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, किसने जारी किया था? तो WCED के द्वारा जारी किया गया था। क्लियर? तो जब आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस पे लिखने की बजाय आप एक्सप्लेनेशन पे फोकस करोगे तो ज्यादा बेहतर चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित जो प्रतिवेदन आया था वो आवर कॉमन फ्यूचर आया था, जिसमें सतत विकास की अवधारणा को पहली बार रखा गया था। क्लियर? सतत विकास की अवधारणा यहाँ पे पहली बार रखी गई थी। क्लियर? अब अगर हम बात करें इसमें तो थोड़ा थोड़ा चीजों को जोड़ते चलिएगा। फिर से वही सेम चीज कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है 1987 में प्रकाशित जो रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर यानी ब्रेटलैंड रिपोर्ट, उसी के आधार पर हमने सतत विकास की अवधारणा को विकसित किया और उसको आज हम जो है SDG में देख रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। रियो पृथ्वी सम्मेलन की बात की गई, ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट की बात की गई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द लिमिट टू ग्रोथ। अब जैसे हमने देखा, देखो पीवाईक्यूज किया हमने, तो हमने देखा कि ये 1987 में हुआ था।
ठीक है। फिर हमने देखा कि ये हमें रियो के बारे में पता है कि ये 1990s में है। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे एलिमिनेशन या सीक्वेंसिंग में कैसे चीजों को कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है दूसरा पहले से आगे नहीं हो सकता। ठीक है। अब दूसरा पहले से, सॉरी, दूसरा जो है पहले से पीछे नहीं हो सकता, यानी कि पहले दूसरा आएगा फिर उसके बाद पहला आएगा। तो जहां जहां भी ऐसा है क्रोनोलॉजी कि अब जैसे यहाँ पे दिया गया कि पहले को सबसे पहले रख दिया गया, गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको देख लें तो यहाँ भी पहले को पहले रखा गया तो ये भी गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन समझना जरूरी है, जब आप ये चीजें समझे रहोगे तो आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब आप एलिमिनेट करोगे तो क्वेश्चन इजीली मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब इस पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि बी जो ऑप्शन था, यानी कि जो है चौथा, दूसरा और तीसरा फिर पहला, तो सिंपल सी चीज है। द लिमिट टू ग्रोथ जो रिपोर्ट आई थी वो 1972 में आई थी। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट हमने बताया कि 1987 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1989 में आया था। क्लियर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में, और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 1992 में। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रियो जो अगर बात करें तो रियो प्रोटोकॉल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से हम आगे चल करके कोप की जो अवधारणा है उसके विकास को हम देखेंगे। कोप पर जो अगर बात करेंगे कि आप जितने भी कोप्स देख रहे हो वहां पे इसकी जो है शुरुआत के तौर पे हम देखते हैं। तो लिमिट टू ग्रोथ की अगर बात करें तो रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में, फिर ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अगर हम देखें तो 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन यानी कि उसको लागू कराने की बात करें तो 1989, और यहाँ पे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो 1992। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा जोड़ के रखनी होगी जिससे हमारी चीजें अंडरस्टैंडिंग में रहे। अब धारणीय विकास की बात करें तो किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। अब सोच के देखो, हमने अभी देखा कि कुछ संसाधनों की बात हमने ब्रेटलैंड रिपोर्ट में पढ़ी थी। ठीक है। यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में। अब वहां पे क्या औद्योगिक संसाधनों की बात की गई थी, इंडस्ट्रियल जो रिसोर्सेज हैं, क्या वहां पे फिजिकल रिसोर्सेज की बात की गई थी, क्या वहां पे सोशल रिसोर्सेज की बात की गई थी, क्या वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई थी? कौन सी चीज है जो कि हमारे लिए ज्यादा चुनौती बन सकती है? सोच के देखिए इस पे। अगर आप गौर करोगे तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो प्रकृति से मिलते हैं, उसमें हमारा सीधा कोई योगदान नहीं होता मिलने वाले। ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में ये चीज होगा। क्लियर। तो धारणीय विकास की बात करें तो वो अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में हमें प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित या संरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को अगर यहाँ पे डिफाइन आगे क्वेश्चन में अगर कभी होगा तो क्या किया जाएगा, वो जीवाश्म ईंधनों की बात कर सकते हैं। ठीक है। जीवाश्म ईंधन की बात कर सकते हैं, जंगल की बात कर सकते हैं, पशुधन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जल की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इन पे बात होगी। रिसोर्सेज में आप जो है खनिजों की बात कर सकते हो कि भाई अतिशय खनिजों का संदोहन ना हो, यानी जितना ज्यादा दोहन करेंगे उतनी ज्यादा चुनौतियां उत्पन्न होंगी। अगर हमें दोहन करना है तो संरक्षण पर भी फोकस करना होगा। ठीक है। संरक्षण पर फोकस इसलिए करना होगा ताकि वो संसाधन हमारे लिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे और हमारा भी विकास हो सके। अब आगे के क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? जैविक विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना और उपयुक्त सभी। अब सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हमें बात करनी होगी तो क्या जरूरी होगा? क्या हमें जैविक विविधता का संरक्षण करके रखना होगा? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है तो बिल्कुल इसको रखना पड़ेगा। पहला क्लियर हो गया। अब प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण अगर हम नहीं करते तो हमारा सबसे पहला जंगल जाएगा, जीव जाएंगे, हमारे ऊपर जो है दिक्कतें आएंगी, तो प्रदूषण को हमें घटाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन आपके साथ आएगा, निर्धनता को घटाना। लेकिन अगर देखो दो ऑप्शन अगर यहाँ पे ए बी सी में दिया गया तो दो ऑप्शन अगर जैसे ही सही हुए तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके लिए वैसे ही क्लियर है। ठीक है। जब डी ऑप्शन आपके लिए क्लियर है तो इसका सीधा साथ उत्तर आपके हाथ में होगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो सतत विकास के लिए अगर कहा जाए तो जैविक यानी कि जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी चीजें होना जरूरी है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टिकाऊ होगा। अब निर्धनता वाला कॉन्सेप्ट समझना क्यों, क्योंकि निर्धनता के बिना, अगर निर्धनता का आप नियंत्रण नहीं लगाते हो, ठीक है, तो सतत विकास नहीं हो सकता। ठीक है। सतत विकास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गरीबी कहीं ना कहीं बनी रहेगी और गरीबी विकास में बाधाएं उत्पन्न करेगी।
विकास में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं कर सकते। अब मान लो आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, लेकिन आप जो है अगर गरीबी है, निर्धनता है, शिक्षा नहीं है उस तरीके से, तो फिर वहां पे चुनौतियां उत्पन्न होंगी। जब खाने के लिए चीजें नहीं होंगी तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की बात आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन सब चीजों को आपको मैनेज करना पड़ता है, इन सब पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य भी एक वांछित संतुलन हमें बना के रखना होगा, ताकि हम टिकाऊ विकास कर सकें, स्टेबल हो। ठीक है, और सतत विकास के साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि अब जो है ये भूमंडलीय दृष्टिकोण के तौर पे देखा जा रहा है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित पर विचार करना है: प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं? ध्यान रखिएगा, जोड़ती हैं पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया गया है, पहला प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जल्दी से बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का उत्सर्जन होता है क्या? जोड़ने की बात है, कार्बन चक्र में, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। अब पृथ्वी का कार्बन चक्र भी जोड़ना है, समझना जरूरी है आपके लिए। श्वसन की प्रक्रिया है, जैव पदार्थों का अपक्षय है, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि आपको पता होगा कि यहाँ से CO2 निकलता है। ठीक है, जैव पदार्थों का जब भी अपक्षय होगा वहां से CO2 निकलेगा। श्वसन में जाहिर सी बात है, कोई भी कर रहा हो, कोई भी जीव या कोई भी जो है पादप अगर श्वसन कर रहा है, ध्यान रखिएगा मैं जो चीज बोल रहा हूं, श्वसन और सांस लेने में अंतर रखिएगा। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उन्मुक्त होगी, प्लस जल बनता है और प्लस ऊर्जा यहां से रिलीज होती है। ये तीन चीजें आपके लिए जरूरी हैं। CO2 का उत्सर्जन श्वसन की प्रक्रिया में, अगर गलती से आपने इसको सांस लेने से जोड़ दिया, कि जैसे मैं अभी सांस ले रहा हूं तो ये इससे जोड़ दिया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पौधे भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, उनके हर एक अंग में श्वसन की प्रक्रिया होती है, यानी सेल्स में होती है। हमारे भी बॉडी के सेल्स में श्वसन की प्रक्रिया होती है, जहां पे हम ये चीजें निर्मुक्त करते हैं या बनाते हैं। ऊर्जा का उपयोग हम अपनी शारीरिक गतिविधियों के लिए कर लेते हैं। जल जो है हम जो है क्या करते हैं, या तो हम जो है बाहर निकाल देंगे बॉडी से, या बॉडी उसको यूज करेगी। सॉरी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम फेफड़ों के माध्यम से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा। अब मुझे बस इतना बता दो कि प्रकाश संश्लेषण में ये चीज होगा या नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, अब अगर देखो गौर से, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 2, 3, 4, जहां पे ये तीनों हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि CO2 का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो कार्बन चक्र से कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके जो है स्टोर कर लेता है, कहां पे? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए आप, ग्लूकोज कह लीजिए, जो कहना हो आपको कह सकते हो। ग्लूकोज कह लीजिए आप, इसको मंड भी कहते हैं, मंड भी कहते हैं। इनमें वो स्टोर हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो जल की क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण में जो है ये ग्लूकोज, मंड या फिर आप कार्बोहाइड्रेट जो बोलना चाहो वो बनता है। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये 2012 का क्वेश्चन है, पीसीएस में मेंस में पूछा गया है। और अगर इस क्वेश्चन को देखोगे आप तो ये 2011-14 में पूछा गया आईएएस में। ठीक है, मतलब आईएएस ने इसको रिपीट भी किया इस क्वेश्चन को, तो ये दिमाग में रखना जरूरी है। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को की मात्रा को नहीं जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया सेम चीजें, ध्यान रखना, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, जैविक पदार्थों का अपक्षय है, ज्वालामुखी क्रिया है। क्लियरली आपको पता चल गया होगा कि इसमें आंसर क्या होगा कि मात्रा को नहीं बढ़ाता, तो वो प्रकाश संश्लेषण। तो उत्तर क्या हो गया, यहाँ पे बदल गया। क्या किया कमीशन ने, यूपीपीसीएस ने 2011 में यूपीएससी ने पूछा इस क्वेश्चन को उल्टा करके कि कौन सा बढ़ाता है, निम्नलिखित में से बताइए। इन्होंने सरलीकृत कर दिया कि कौन सा नहीं बढ़ाता है, बस आप ये बता दो हमें। तो आप जब क्वेश्चंस को देख रहे हो तो आप एलिमिनेशन पीवाईक्यूज के करते वक्त इसीलिए यूपीएससी के क्वेश्चंस को भी देखते रहना जरूरी है। खास करके लेटेस्ट जो पीछे में हुए पेपर होते हैं उनको जब आप देखते हो तो उनसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो उससे पहले एक बार फिर से, स्वपोषित जो पौधे होते हैं, यानी कि जो पौधे, यानी कि जो चीजें, पौधे क्या है, पौधे स्वपोषित हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा खुद अपने लिए भोजन बनाते हैं स्वयं। ठीक है, अन्य जो जीव होते हैं, चाहे आप मानव की बात कर लो, यानी हमारे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स जब कहते हैं कि हमने खाना बनाया, बेसिकली वो खाना बनाया क्या है, वो खाना बनाने की प्रक्रिया में हमने बने बनाए खाने को पकाया है। ठीक है, तो पकाया है, पकाया गया भोजन हम बोलते हैं उसको।
तो खाना बनाने की प्रक्रिया तो हमारे लिए भी जो है प्राथमिक तौर पे अगर कहें तो पौधे ही हैं जो हमको भोजन दे रहे हैं। उसके बाद अगर मांसाहारी हो आप, तो आप जो है प्राथमिक जो जीव हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, उनके मांस का उपयोग करते हो। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो मैंने बताया कि ग्लूकोज भी हो सकता है, मंड भी हो सकता है। ये दोनों टर्म है तो सही होगा। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है। ठीक है, तो वायुमंडल का जो कार्बन चक्र होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का जो चक्र होता है, उससे वो कई समय, लंबे समय के लिए अब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कार्बन सिंक शब्द यूज करते हैं किसके लिए? जंगलों के लिए। कार्बन सिंक शब्द यूज करते हैं जंगल के लिए। इसीलिए सरकार क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाने की बात करती है, यानी कि पेड़, जंगल स्थापना या पेड़ लगाने की बात करती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जोड़ना पड़ेगा। जब आप ये कॉन्सेप्ट जोड़े रहोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहेगी। अब अगला है कि सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पूछा गया है कि कार्बन चक्र में, जल चक्र में और हाइड्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। तो सौर विकिरण का किस पे प्रभाव पड़ेगा? अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। एक कार्बन चक्र, दूसरा जल चक्र। मैं मानता हूं कि आपको हाइड्रोजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको मान लोगे कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पूछा गया है कि इन चारों में से किस में होगा। पूछा गया था ये कब? तो लोअर पीसीएस 2004 और यूपी पीसीएस के प्री में 2000 में। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सिंपल सी चीज है। क्या बात करते हैं हम? जल चक्र की। कब ताप जब बढ़ता है तो वाष्पीकरण की बात करते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण की बात करते हैं। वाष्पीकृत जल जो होता है वो बादलों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, बादलों में संघनित होकर के, और फिर हमें वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। अब ये वर्षा जो होती है ठंडे प्रदेशों में कैसी हो जाती है? बर्फ के तौर पे हो जाती है। ठीक है, उष्ण जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में ये वर्षा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ओले भी पड़ सकते हैं आपके लिए, या फिर बारिश की बूंदें जल के रूप में आ सकती है। ठोस अवस्था में जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में ये मिलती है हमें, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो सौर विकिरण का सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देगा वो जल चक्र में ही दिखाई देगा, कभी भी ये बात भूलिएगा मत। कार्बन चक्र में जो है सौर विकिरण का कोई उस तरीके का सीधा रोल नहीं होता है, बस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम उसका उपयोग करते हुए दिखाई देंगे पौधों को जब हम देखेंगे तो। ठीक है, सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है, और जल का वाष्पीकरण, फिर उसके बाद जो ये बर्फ का जल में पिघलना या द्रवीकृत होना, जल चक्र को हाइड्रोस्फीयर में अगर देखें तो जल की विभिन्न गतिविधियों को देखा जा सकता है। अब हम इसको देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे बर्फ है, ठीक है, तो यहाँ पे जल द्रवित हो जाएगा, और यहाँ पे हम मान लें अगर, तो भाप बनेगी। ठीक है, फिर संघनित होकर के यहाँ पे जल बन जाएगा। पहले जल बनेगा, फिर उसके बाद ये बर्फ में बदलेगा जब ज्यादा संघनित होगा तो। क्लियर? तो ये चक्र चल रहा है, इसी चक्र की बात होती है। अब वर्षा के माध्यम से जल, अगर वर्षा चक्र को समझना है तो आपको महासागरों से जो जल निकलता है उसके बाद जो बादलों के रूप में जो परिवर्तित होकर संघनित होकर के जब गिरता है स्थल मंडल पे या महासागरीय जलीय बॉडी में, तो वहां पे ये पूरा का पूरा हम चक्र समझते हैं। तो ये चक्र भी यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करेगी, ये बात पूछा गया है। हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, या फिर जो है तापक्रम पर। 2017 में पीसीएस में प्रीलिम्स में पूछा गया है। मैं चाहता हूं कि आप इसका जरूर से उत्तर दीजिएगा कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? हवा के दबाव पर निर्भर करेगी, कितना दबाव है इस पे निर्भर करेगी क्या? चेक करके बताओ आप दिमाग में। वायुमंडल में नमी कितनी है इस पर निर्भर करेगी, या जल चक्र पर करेगी कि वो ठोस हुआ कि नहीं हुआ, क्या है? तापक्रम पर कि तापमान कितना है इस पर निर्भर करेगी। थोड़ा जल्दी से सोचिएगा आप लोग। तो सिंपल सी चीज है, हमने जो बात कही जब वर्षा की, तो उसमें हमने आपको ये बताया कि संघनित होती है, और संघनित होकर के गिरने की बात होगी तो ये कहाँ पे है? ये वायु में होने वाली या वायु में उपस्थित भाप, इस संघनन की बात होती है। ठीक है, तो वायुमंडल में नमी कितनी है यानी आर्द्रता कितनी है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो वायुमंडल में जो नमी होती है उसकी मात्रा इस बात का निर्धारण करती है कि वर्षा यहाँ पे होगी या नहीं होगी। और वर्षा की मात्रा सिंपल सी ध्यान रखिएगा, चाहे बूंदाबांदी हो, वर्षा हो या बर्फबारी हो, इसमें नमी की मात्रा में बढ़ोतरी जैसे जैसे होगी वैसे वैसे इसका स्वरूप बदलता जाएगा। ठीक है, साथ में तापमान का असर भी पड़ेगा, बिल्कुल तापमान का असर पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊंचाई ज्यादा है जहाँ पे वो गिर रहा है और तापमान कम है वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? वो बर्फबारी में बदल सकता है।
ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा आरंभ में बर्फबारी में जो है क्या होगा, बूंदाबांदी हो सकती है, फिर वर्षा हो सकती है, फिर उसके बाद जब टेम्परेचर गिर जाएगा और ज्यादा नीचे का भी, तो वहां पे फुहों की तरफ पे यानी कि रुई की तरफ पे जो है बर्फ गिरती है। ध्यान रखिएगा बर्फ ऐसे नहीं गिरती कि एक बड़ा सा पत्थर गिर जाएगा और उसको बर्फबारी कहेंगे, वो ओला हो जाएगा। अगर बड़े टुकड़े के तौर पे गिर रहा है तो ओले के तौर पे होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कई प्रतिरोधी पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में इष्ट खनिज नहीं रहते। दूसरी तरफ अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं और प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। 2013 का आईएएस का क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब जब आप पौधों को उखाड़ते हो, ध्यान रखिएगा, पौधों को जब आप उखाड़ते हैं, प्लकिंग करते हैं आप, तो उनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, उनमें मूल रंध्र होते हैं। इनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो कि यहां से मृदा से क्या करते हैं, जल प्लस खनिज ले जाते हैं, खनिज परिवहन करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं पौधे में। तो सिंपल सी चीज है, जब ये रोम, जब इनको हम प्लग करते हैं तो ये रोम जो होते हैं वो टूट जाते हैं। अब जब वो रोम टूट जाएंगे तो जाहिर सी बात है पौधे के लिए खनिज और जल की जो आवश्यक मात्रा है वो सीधे पत्तियों तक नहीं पहुंचेगा, यानी उनके किचन तक नहीं पहुंचेगा। अब आप सोच के देखो, अगर आपके किचन में रॉ मटेरियल यानी कि सब्जियां नहीं हो, पानी ना हो, तो खाना बनेगा घर में? नहीं बनेगा। ठीक है, वही हाल यहाँ पे होता है। तो कई प्रतिरोपित जो पौधे होते हैं इसलिए नहीं बढ़ पाते अधिकांश में शुरू में कि प्रतिरोपण के दौरान जो है उनके अधिकांश मूल रोम जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिनका मुख्य काम क्या होता है, उनका मुख्य काम होता है जल और खनिज पदार्थों को नीचे से जड़ों के माध्यम से ऊपर तक, फ्लोएम के माध्यम से अगर कहा जाए, जाइलम के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम से खाना नीचे आता है। क्लियर। सिंपल सी चीज है, वही चीज है यहाँ पे। तो अब इसको अगर हम देखें अगले क्वेश्चन को, तो पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण अपकर्ष से पर्याय क्या है? तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। अब अपकर्ष का सीधा सा मतलब अगर आप जानते हो तो पर्यावरण को क्षति होना, नुकसान होना। ठीक है, यानी नकारात्मक तौर पे बदलना, नकारात्मक बदलाव, गुणवत्ता में गिरावट, जैसे भी आप समझना चाहो वैसे जोड़ लेना इसको। अपकर्ष का मतलब ये होता है। तो सिंपल सी चीजें यहाँ पे, निम्नीकरण, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण हो जाना, तो ये भी एक हो जाएगा इसमें। मानवीय क्रियाकलापों से परिवर्तन जो लाया जा रहा है वो विपरीत नकारात्मक परिवर्तन लाया जा रहा है, ये भी हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ये दो हुआ, हम यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि ऑप्शन डी हो जाएगा। हमें तीसरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अगर हमें अपना टाइम बचाना है। फिर भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, असंतुलन भी जब होगा तो पर्यावरण अपकर्ष ही होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। तो प्राकृतिक आवास का अगर विनाश हो रहा है, जैव विविधता की हानि हो रही है, या प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा है, तो इससे पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसे हम पर्यावरण अपकर्ष के तौर पे जानते हैं। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपक्षय का विचार क्या है? ध्यान से देखते चलना। 2006 में उत्तराखंड में पूछा गया है। तो अपक्षय का, अब अपक्षय चूंकि ये पर्यावरण से जोड़ करके पूछा गया है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सेक्शन में ही पूछा गया है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना। पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, अपक्षय की बात कर रहा है, तो वो तो होगा नहीं। मौसम में दैनिक परिवर्तन, ये होगा नहीं। अब जब ये नहीं होगा तो एक यहाँ पे सी और डी में से कोई ऑप्शन होगा। अब जो सी दिया गया कि प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, तो अगर आपने अपक्षय और अपरदन पढ़ा है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो प्राथमिक चट्टाने का मतलब है जो पहले, सबसे पहले जो चट्टाने बनती हैं उनके अपक्षय की बात कर रहा है, उनका टूटना। ठीक है, और उनका सूक्ष्म कणों में जो विभक्त होना है वो आरंभिक तौर पे भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के तौर पे माना जाता है अपक्षय को। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अपक्षय है ये। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन के तौर पे इसको देखा जाता है। अपक्षय जो है भौतिक परिवर्तन होता है, अपरदन रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि सी होगा इसका ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है उसको हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय में टूट फूट की प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है। अब इसके अंतर्गत चट्टानों का विघटन भी हो सकता है, वियोजन भी हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो एक ही स्थान पर वहीं पे बिखर जाएंगे। जब ये बिखरे हुए कण कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के डिपॉजिट किए जाएंगे या हटाए जा रहे होंगे तो उसको हम अपरदन कहते हैं। ठीक है, हटाए जाने की प्रक्रिया, जब ये पदार्थ यहाँ से टूट करके यहीं पे गिर जाएं, यहीं इसी स्थान पे तो ये अपक्षय है। अब इनका
यहां से उठ करके ए प्लेस से इनका जो है रिप्लेसमेंट हो जाए बी प्लेस पे, यानी ये बी जगह पे चले जाएं, तो ये अपर्दन है। क्लियर? तो यहाँ पे ए प्लेस पे अपर्दन हुआ और यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, क्षेपण। क्लियर? ये ध्यान रखना आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा से तो धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन और जो है कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है। अब पर्यावरण की सुरक्षा किस तरीके से हो सकती है? तो धारणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम फोकस करें, दूसरी तरफ गरीबी को कम करें, और तीसरा जो है कागज के थैलों का उपयोग करें। लेकिन वातानुकूलन यानी कि रेफ्रिजरेटर या एसी लगाने से हम पर्यावरण को ज्यादा असंतुलित कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है वायुमंडल में कुछ ऐसी हार्मफुल गैसें छोड़ रहे हैं जिससे उष्मन बढ़ेगा, पृथ्वी का तापन बढ़ेगा, यानी कि अगर कहा जाए तो जलवायु परिवर्तन की तरफ या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमें दिखाई देगी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर यहाँ पे जाओगे तो उससे पहले थोड़ा सा देख लो कि धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा को सकारात्मक तौर पे जोड़ता है। चाहे आप इसकी बात कर लीजिए, चाहे आप जो है अगर बात करें तो वहां पे जो ऑप्शन था ये वाला गरीबी को कम करना, ये भी ऑप्शन उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वातानुकूलन का जो है पर्यावरण की सुरक्षा से नकारात्मक संबंध है, सकारात्मक संबंध नहीं है। अगर चारों ऑप्शन को हम देखते हैं तो उसमें एलिमिनेशन हमें करना पड़ेगा, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पे 2019 के आधार पे क्वेश्चन पूछा गया। तो 2019 के आधार पे क्वेश्चन पूछा गया कि लक्ष्य जो है एसडीजी सूचकांक जो है 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसमें अगर देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये 2019 के आधार पे क्वेश्चन था। मैं चाहता हूं कि इसको आप जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है तो अभी के हिसाब से देख लीजिएगा 2023-24 के आधार पे। ठीक है, तो उसमें प्रथम स्थान पे जो है अभी भी केरल है, केरल है। क्लियर? तो केरल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे आपका फोकस होना चाहिए कि केरल को हम जो है ध्यान रखेंगे कि केरल का एक महत्व है। इस समय भी 23-24 में भी यहीं पे सबसे न्यूनतम स्थान की अगर बात करेंगे तो बिहार है अभी भी 23-24 की रिपोर्ट के आधार पे। हाँ, पहली बार हुआ है कि 23-24 में उत्तर प्रदेश जो है 10 अग्रणी राज्यों में, यानी कि अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। तो इन पे थोड़ा सा आप फोकस रखिएगा, जिनकी जरूरतें हैं जिस पे आपका फोकस रहे तो आप चीजों को जोड़ सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ये मैंने आपको बता दिया, तो ये ध्यान रखना कि 2019 की बजाय हमें 23-24 वाली जो रिपोर्ट है उसके आधार पे इस क्वेश्चन को करना होगा। डेटा पुराना है लेकिन पूछा कैसे जा सकता है ये बात हम जोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना या उस पर फोकस करना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। दूसरी तरफ कृषि प्रयोग में अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। इनमें से क्या चीज जरूरी है? अगर हम धारणीय यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर की बात करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब बात करेंगे तो जैसे हमने डेवलपमेंट पे फोकस किया वैसे ही कि हम प्रकृति को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना, प्रकृति को क्या किए बिना, कम नुकसान पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए बिना हमें क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर को बनाए रखना होगा। यानी कि भूमि की जो गुणवत्ता है उसका प्रयोग इस तरीके से करें कि उसकी गुणवत्ता हमेशा अक्षुण्ण बनी रहे, वो सस्टेनेबल रहे। इसी वजह से हमने फिर से जैविक खेती की तरफ जो है झुकाव लेना शुरू किया है। सरकार ने इसको बढ़ावा देना शुरू किया है ताकि रासायनिक कृषि के जो हार्मफुल इंपैक्ट्स हैं उनसे बचा जा सके और साथ में हम चीजों को बेहतर तरीके से बनाए रख सकें पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा जोड़ के रखना होगा। दैट्स गुड। क्लियर? धारणीय कृषि का अर्थ सिंपल सा यहाँ पे दिमाग में रखेगा कि पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का उपयोग इस तरीके से करना कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे या उसकी गुणवत्ता का क्षरण न हो। क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा, मृदा जो विकसित मृदा होती है, ध्यान रखिएगा, विकसित मृदा को बनने में लगभग हजारों वर्ष लग सकते हैं, हजारों वर्ष का समय लगता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है जोड़ के रखना होगा। फिर अगर हम बात करें कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा या अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो अगर आपको ब्रेटन वुड की बात कर लें या ब्रेटलैंड,
ब्रेटलैंड रिपोर्ट की बात कर लें, या फिर जो है आवर कॉमन फ्यूचर, उसके आधार पे तो सतत विकास यानी कि संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी यहाँ पे। तो क्लियर रहिएगा, अगर हम जनसंख्या के सुखों का परित्याग यानी कि जो जनसंख्या को वर्तमान में मिलना चाहिए वर्तमान में, वो बनाए रखते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए अगर संसाधनों को हम जो है समुचित तौर पे बचा के रखते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा। और ये चीज हमें संपोषणीय विकास की परिभाषा में शुरू से हम जो देख रहे हैं वहीं से मिल जाएगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे अगर हम बात करें इसमें, तो संपोषणीय विकास का जो मॉडल है वो आदर्श हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि इसमें आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने की बात होती है। और पर्यावरण को जब सुरक्षित रखने की बात होगी तो इसमें वर्तमान और भविष्य दोनों की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर फोकस रहेगा। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर फोकस रखना होगा और इसी का उपयोग हम इस तरीके से करें कि इनका न्यूनतम क्षरण हो या कम से कम क्षरण हो, लेकिन जो है अगर कहें तो उपयोग, ध्यान रखिएगा, उपयोग की बात करें, जो भी हम संसाधन उपयोग में लाएं वो अधिकतम दक्ष हो, अधिकतम दक्ष उपयोग होना चाहिए। इस बात पे बहुत फोकस रखिएगा कि अधिकतम या दक्ष उपयोग पे फोकस करना होगा। जैसे अगर हम कृषि में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो खेत से यानी कि खलिहान से थाली तक आने में जो लीकेज हो रहा है या जो अगर कहें तो उनका जो है एक तरीके से जो है बर्बादी हो रही है, उस बर्बादी को रोकना होगा। ये बर्बादी को रोकना बहुत जरूरी है। जब आप बर्बादी को रोकने की बात करेंगे तभी आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। क्लियर? तो इस वजह से यहाँ पे जो है उसका कुशल उपयोग करने पे फोकस करना होगा। तो कल को अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप जरूर से जोड़ लीजिएगा कि उसका कुशल उपयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक जो है सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जैसे देखो अब जो है 2030 नजदीक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2030 नजदीक जब आ रहा है तो हमें क्या फोकस करना पड़ेगा? हमें फोकस ये करना पड़ेगा कि भारत ने किन लक्ष्यों में अपनी सफलता आगे तक कर ली है या उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है या उसको प्राप्त करने के नजदीक है। जैसे और कौन से लक्ष्य जो है भारत अभी तक पूरा नहीं कर पाया है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी रखना पड़ेगा। जैसे हमने टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा था, ठीक है, लेकिन ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसे जो लक्ष्य होंगे ना उनको थोड़ा सा दिमाग में रखना, उनसे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे जो पूछा गया कि जल की उपलब्धता की बात करें तो पानी के लिए स्वच्छता और जो है स्वच्छ जल और स्वच्छ वातावरण या आसपास की स्थितियों की बात करेंगे तो एसडीजी 6 उसके लिए बात करता है। तो स्वच्छता अभियान और जो है हर घर जल जो है आपको जोड़ना पड़ेगा। हर घर जो है जल की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट या फिर स्वच्छता अभियान, चाहे आप ग्रामीण की बात कर लो या फिर शहरी, तो ये दोनों जो है इसी जो है एसडीजी 6 को पूरा करते हुए वाले लक्ष्य हैं जिनको यानी कि स्कीम्स उसके लिए लॉन्च की गई हैं। तो जब आप ऐसे जोड़ते हैं तो आपकी चीजें क्लियर रहेंगी। तो स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनाने के लिए ये किया गया है कि स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको यहाँ पे एसडीजी 6 में रखा गया और सभी के लिए 2030 तक स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई। तो अब जब आप स्कीम्स को देखते हो ना कि कई बार जो है सरकार बहुत अच्छी स्कीम्स लेके आती है तो उसके पीछे मोटिव भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे वैसे, जो कि हमारे जो अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य हैं या कुछ विशेष लक्ष्य हैं उनके साथ जुड़ाव रखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था के तौर पे है? एसडीजी की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखना, 2019 का ये दिया गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। यूपीपीसीएस 2019 में प्रीलिम्स में पूछा गया था। योजना आयोग का नाम दिख रहा है और वहीं पे नीति आयोग का नाम दिख रहा है। अब जाहिर सी बात है जब नीति आयोग पे प्रश्न बन रहा है या नीति आयोग का नाम आया तो योजना आयोग उसी समय समाप्त हो चुका था जब नीति आयोग बना था, ठीक है। विनिवेश आयोग का काम ही नहीं है कि एसडीजी पे वो बात करे, निवेश का उसका काम है कि किस तरीके से निवेश होगा, विनिवेश होगा, ये चीजें देखेगा। वित्त आयोग का काम ये है ही नहीं। वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र राज्य के बीच में संसाधनों का कैसे बंटवारा होगा, बंटवारा कैसे होगा वो देखना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा नीति आयोग। कैसे? एलिमिनेशन से भी आप चीजों को जोड़ सकते हो, नहीं भी याद है तो भी आप ये काम कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एसडीजी जो 2030 एजेंडा हमारा है उसके लिए मुख्य जो संस्था है वो नीति आयोग है। इसी वजह से राज्यों या भारत से संबंधित जो एसडीजी का जो सूचकांक जारी करना होता है वो नीति आयोग जारी करता है, जिसमें हमने बात किया कि जो 23-24 वाला जो सूचकांक जारी किया गया था पीछे में जुलाई 2024 में आई थिंक, तो उसमें जो है राज्यों की रैंकिंग दी गई थी, ठीक है। राज्यों को रैंकिंग
ताकि उनके हिसाब से भारत की रैंकिंग को सुधारा जा सके। और जो 2025 का एसडीजी वाला रैंकिंग आया है ना, ध्यान रखना 2025 का जो एसडीजी वाला रैंकिंग आया है, भारत पहली बार फर्स्ट टाइम जो है क्या कर पाया है, अंडर 100 में आया है, 100 में शामिल। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। अंडर 100 का मतलब है यहाँ पे उसकी रैंकिंग 99th है। ठीक है, तो आप जब ऐसी चीजों को जोड़ रहे हो ना, जब पीवाईक्यूज कर रहे हो, तो ये करंट अफेयर्स अभी जो चल रहा है ना, उससे भी थोड़ा सा खंगाल लिया करो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे बेहतर हो जाएगी और चीजें क्लियर रहेंगी। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था जो 1992 में हुआ था? अगर हम इसकी बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। एमपीपीएससी ने बहुत पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1992 में ही पूछा हुआ है, तो ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, पर्यावरण और प्रदूषण सम्मेलन की बात करें तो ये भी नहीं है, वो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन है। ठीक है, तो ये क्लियर रहिएगा। तो रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में जो है 1992 में जो संपन्न हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी उसे जानते हैं। तो पर्यावरण जो है पे और विकास पे संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था वो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा जीईएफ की बात करते हैं, तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधियों के रूप में काम करता है। दूसरी तरफ है भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों के वैज्ञानिक अनुसंधान पर काम करता है। और तीसरा दिया गया कि ओईसीडी के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों के अंतरण को सुकर बनाता है, यानी कि सुलभ बनाता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए और बी को, दोनों को एक साथ रखा गया है। ये 2014 में यूपीएससी में पूछा गया, आईएएस का क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा होगा बट है, उससे ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे जो आया हुआ है, देखो ओईसीडी की बात करें तो उससे तो जुड़ा हुआ नहीं है। ग्लोबल अगर कहें तो एनवायरमेंटल फैसिलिटी की बात करें तो जीईएफ बेसिकली एक तरीके से वित्तीयन की सुविधा है। ठीक है, तो जैव विविधता अभिसमय और जलवायु वाले के साथ अगर आप जोड़ के देखोगे तो यहाँ पे जैव विविधता अभिसमय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय प्रक्रिया या क्रियाविधि के तौर पे काम करता है, ये वाला सही होगा। अब वहां पे 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, जैव विविधता पर अभिसमय सीबीडी, जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय है यूएनएफसीसी, और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध जो संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय है, इनके लिए वित्तीय क्रियाविधियों के रूप में यानी कि फाइनेंशियल एड्स या सपोर्ट के तौर पे ये काम करता है। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। और ये तीनों संस्थाओं के कोप होते हैं, ये तीनों जो है बैठकें होती हैं, इनके कोप होते हैं। इन्हीं कोप को हम हर बार देखते हैं, जिन पे हमें करंट अफेयर से लगातार क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2016 का आईएएस का क्वेश्चन है कि पहला, ये धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा दिया गया है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, एजेंडा 21 की बात कर रहा है। अब पूछ रहा है कि कौन कौन से सही हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। अब अगर ये धारणीय विकास कार्य योजना है तो सिंपल सी चीज है, ये तो गया। ठीक है, केवल दो वाला ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, अब दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए। अब यहाँ पे एक दोनों में है तो इसका मतलब है एक तो सही है, दूसरे के बारे में हमें देखना है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई थी। तो बेसिकली केवल एक इसमें सही है, दूसरा वाला गलत है। एजेंडा 21 जो है, ध्यान रखिएगा, वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में ही घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये वैश्विक कार्य योजना थी जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के अंतर्गत जो है इसको लागू करने की कोशिश की गई थी, या इसको जो है लागू किया गया था कि धारणीय विकास पर हम काम कर सकें। इसी के आगे हमने अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रमों को भी देखा है जो भारत में संचालित किया गया कि धारणीय विकास की तरफ हम बढ़ सकें। अब अगला है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो सिंपल सी चीजें, रियो में, ब्राजील में। ठीक है, ये उत्तराखंड का बहुत इजी और पुराना वाला क्वेश्चन है। अब बस यहाँ पे दिमाग में रखना कि ऐसी चीजों को जोड़ते चलना। ठीक है, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाला रियो 20 यानी कि 1992 में 20 वर्ष और जोड़ दो आप। तो अगर आप जोड़ते हो तो ये हो जाएगा आपका 2012। क्लियर, 2012 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो धारणीय विकास, पहला काम करो ना, ये जब लिखा हो ना तो आप कई बार भूल जाओगे, रियो +20, रियो +5 नहीं याद रहेगा, बट रियो कब हुआ है बस ये दिमाग में रखना, बाकी ये चीजें अपने आप हो जाएंगी। हर ईयर को याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यों किया सीधा
सीधा इसलिए कर दिया ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन सी ईयर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2012 की बात हो रही है कि धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IGPC की बात करें तो उसका जो है एक सम्मेलन है, या वैश्विक व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय बैठक, जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्यों का सम्मेलन है। 2015 में पूछा गया है IAS में। सिंपल सी चीजें ये नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन कट गया क्योंकि विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहा है और रियो की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण और विकास की बात होनी चाहिए थी। ठीक है, अब पर्यावरण और विकास की बात होगी तो सिंपल सी चीज अब ध्यान रखना, यहाँ पे IPC की बात कर रहा है और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, और यहाँ पे जैव विविधता की बात कर रहा है। केवल अगर रियो प्लस हम 20 में जा रहे हैं तो पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है, पृथ्वी प्लस 20 है तो जाहिर सी बात है हम सभी चीजों की बात करेंगे, वहां पे केवल जैव विविधता की बात नहीं कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो है सम्मेलन की बात यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि ये धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था। रियो प्लस 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। ये लगभग 20 जून के आसपास जो है 2012 में रियो डी जेनेरियो में यानी ब्राजील में संपन्न हुआ था। 1992 में इससे पहले हुआ था और उसके 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये फिर दोबारा आयोजित किया गया था। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पृथ्वी प्लस 5 जो है कब आयोजित किया गया था। मैंने जैसे बताया कि हम जरूरी नहीं है कि हर बार चीजों को याद रख सकें। ठीक है, 1992 है प्लस यहाँ पे 5 करना है। सिंपल सी चीज है कि 1997 ये 2016 में यूपीपीसीएस में इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब भी आपको करना हो तो देखो मैंने वहां पे बताया, यहाँ पे क्वेश्चंस में हमें सीधे दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें जो है जब आप करते रहोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था उसके ठीक 5 वर्ष के बाद जो 1997 के मध्य में कहाँ पे किया गया था तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था जिसे रियो 5 प्लस का नाम या प्लस 5 का नाम दिया गया था, या पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये दिमाग में थोड़ा सा बैठा लेना आप। अगले क्वेश्चन की बात करें तो UNEP का मुख्यालय पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की बात करें तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनोवा में है, काठमांडू में है, नैरोबी में है, नई दिल्ली में है। और ये 2 बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है 2010 में। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, इसका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा सी, नैरोबी में इसका जो है मुख्यालय है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे इसका मुख्यालय जो है अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना पहले समझ लो 1972 में की गई थी, क्योंकि ये भी कई बार यूपी पूछ लेता है, मिलाने के लिए दे देता है। और मुख्यालय इसका नैरोबी यानी कि केन्या में है। ठीक है, अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका। ठीक है, तो आपको फिर से मैं एक बार क्लियर करा दूं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय नैरोबी में है। इसलिए यूएनईपी के कई सारे कार्यक्रमों में आप नैरोबी घोषणा पत्र के बारे में जानते हो या सुनते हो। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहें तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोविजन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है। जिसको पता है तो उसके लिए बहुत इजी है और जिसको नहीं पता है वो उसके लिए बहुत टफ पड़ सकता है। तो सिंपल सा है, प्रोटेक्शन एजेंसी की बात होती है तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की बात होगी। ईपीए का पूर्ण रूप जो होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है और एक तरीके से क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, यानी यूएसए की अपनी गवर्नमेंट की जो है एक एजेंसी है जो अमेरिका में पर्यावरण प्रदूषण या उसको लेकर के काम करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा गया कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है। एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। 2005 में यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल है, एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल है गैर सरकारी जो है पर्यावरण संगठन है। कई बार इस पे जो है आरोप लगते हैं कि ये जो है भारत में खास करके कि भारत के विकास को रोकने के लिए विदेशी ताकतों का काम करती है। तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र यूएनईए का जो 4th जो है सभा या आयोजित कहाँ पे किया गया था, पेरिस फ्रांस में, अगर कहें तो उलानबटार मंगोलिया, या फिर बीजिंग चीन में, नैरोबी केन्या में, कहाँ पे। बीपीएससी का 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऑप्शन ई भी शामिल है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या कोई भी। तो अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो इसके लिए सिंपल सी चीज आप ध्यान रखिएगा कि नैरोबी केन्या में इसका जो है आयोजन हुआ था। 2019 के आसपास जो है केन्या में इसका जो आयोजन किया गया था। तो ये थोड़े थोड़े जो फैक्ट्स है ना वो जोड़ना जरूरी है आपके लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जुड़ी रहे। और साथ में मैं चाहूंगा कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी देख रहे हो, चाहे आप अभी देख रहे हैं या थोड़ी देर बाद देख रहे हैं, तब भी आप इन चीजों पे फोकस करिए कि क्वेश्चंस को करते वक्त थोड़ा सा एनालिसिस के साथ चीजों को ऐड करते चलिए।
ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की हम बात कर रहे हैं। तो पहला बात, इस क्वेश्चन में भी एक फैक्ट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया है। अब वो किसके अधीन काम करता है ये हमें देखना है। केंद्रीय जल आयोग के अधीन काम करता है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के अधीन काम करता है, या भूजल बोर्ड के अधीन काम करता है, या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधीन काम करता है। 2022 का क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली 2022 का आईएएस का क्वेश्चन है। तो हमें जानना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। तो यहाँ पे जल आयोग, भूजल प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल बोर्ड और राष्ट्रीय जल अभिकरण की बात की गई है। तो सिंपल सी चीज है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जो है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, यूपी पीसीएस में कभी भी आ सकता है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की गठन की बात कर लें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की जो धारा है वो 3 के क्लॉज 3, ठीक है, 3 के क्लॉज 3 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित किया जा सके, यानी रेगुलेट किया जा सके, ताकि उसका अतिशय दोहन न हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ जाएं तो निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। अब यहाँ पे जो दिया गया है 2004 का मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी ये प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीजें दी गई हैं कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित कौन सा है, कि वन नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। अब देखो, वन नीति पर्यावरण संरक्षण को, संतुलन को बनाए रखने में काम करेगी, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक जहां भी होगा वो ऑप्शन सही होंगे। ये और इसमें सभी हैं तो इसमें होगा ये वाला ऑप्शन डिलीट। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षण अधिनियम की बात करें अगर, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 1986 का अधिनियम पर्यावरण सुरक्षा की बात करता है, संतुलन बनाने की ही बात करेगा, संतुलन तो बनाने की बात करेगा नहीं। तो इसलिए दूसरा जहां जहां भी होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक को हटा दिया तो ये दोनों जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रहेगा, तो दूसरा मतलब आंख बंद करके सही है। अब बात आती है तीसरे और चौथे की। अगर हम इनमें से केवल क्लियर कर लें तो हमारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमें बस केवल ये देख लेना है कि औद्योगिक नीति का क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे जब छोटी छोटी चीजों के साथ ना, तो आसान हो जाएगा। तो सिंपल हमें ध्यान रखना होगा कि चारों उसमें शामिल हो जाएगा, यानी औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति के माध्यम से भी हम पर्यावरण संतुलन के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो या क्लास के अपनी एकेडमिक्स की बुक पढ़ते हो तो वहां पे पर्यावरण सुरक्षा को महत्व दिया गया। इवन ग्रेजुएशन में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए चैप्टर्स या कोर्सेज इनरोल कर दिए गए या एड ऑन कर दिए गए। तो इसमें ध्यान रखना कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण को लिए सीधे तौर पे वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जिम्मेदार है, लेकिन औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरण दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये अपरोक्ष रूप से काम करती है और ज्यादा प्रभावी ये भी होती है। जितना प्रभाव इनका सकारात्मक या फिर एक तरीके से दंडात्मक, जो भी आप देख लो, सकारात्मक और दंडात्मक दोनों आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी इसका भी होता है। शिक्षा नीति ज्यादातर सकारात्मक प्रभाव डालती है, औद्योगिक नीति में कई बार आप नकारात्मक या दंडात्मक प्रभावों के साथ उसको जोड़ के देख सकते हो। अब एनजीटी की बात कर ले, अगर कि एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब? 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में। फेवरेट क्वेश्चन है, झारखंड ने पूछा हुआ है वैसे, लेकिन हर स्टेट ने इस क्वेश्चन को पूछा है और आपको भी पता रहना चाहिए। तो एनजीटी का स्थापना कब हुई थी? तो सिंपल सी चीज, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण जो है वो 2010 में बनाया गया था। ठीक है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अधीन बनाया गया। तो एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये वैधानिक संस्था है। ठीक है, वैधानिक या फिर सांविधिक, क्या है? वैधानिक या सांविधिक संस्था है, जिसका उद्देश्य है कि पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को सीधे या त्वरित तौर पे वो निपटा सके, ताकि हमारे विकास के जो प्रोजेक्ट्स हैं या हम काम कर रहे हैं वो कार्य भी संचालित हो सके, या फिर पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। ठीक है, इसमें अब जो है एनजीटी जो गठित की जाती है उसमें कौन कौन शामिल होता है इस पे फोकस करना होगा। जैसे उसका जो एनजीटी का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो है पूर्व न्यायाधीश होता है, वहां पे मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। तो ये चीजें जोड़ के रखनी होंगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। कथन, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। ठीक है, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी की बात हो रही है, कि जलवायु की बात कर रहा है कि क्लाइमेट वहां पर कैसा है, किस तरीके से प्राकृतिक वनस्पति देख करके पता चल जाता है। कारण, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। एक रीजन दे दिया गया है कि जल प्रिय जो पौधे होते हैं वो आर्द्र जलवायु, यानी कि जहाँ पे वर्षा ज्यादा हो रही है या मौसम जो है एक तरीके से कहा जाए तो शुष्क नहीं रहता या सर्द नहीं रहता, वहां पे पाए जाते हैं जल प्रिय पौधे। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए सही है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए गलत है।
ठीक है, यहाँ पे आर गलत कर दिया गया है। तो जल प्रिय पौधे तो आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ये तो बात सही है। अब यहाँ पे जो बोला गया कि ये ए गलत है, वो वाला हम एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमने एलिमिनेट कर लिया। अब हमारे लिए बच गया कि कौन सा सही है, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु के सही सूचक होते हैं या संकेतक होते हैं। अब इसके लिए एक उदाहरण दिया गया, तो जब भी कथन और कारण के क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कारण वहां पे दिया गया है, एक कारण कि भाई इस कारण से होता है कि वहां पे जिस तरीके की जलवायु होगा उसी तरीके के पौधे के अनुकूलन प्राकृतिक तौर पे दिखाई देगी। जैसे कैक्टस रेगिस्तान में दिखाई देगा, वो आपको आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में कैक्टस नहीं दिखाई देगा, वहां पे पत्ते चौड़े दिखेंगे जहां पे आर्द्र जलवायु होगी। ठीक है, तो ऐसे में हम जब देख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक कारण के तौर पे दिया जा रहा है या उदाहरण दिया जा रहा है, तो वहां पे उदाहरण के तौर पे, तो इसलिए व्याख्या कर जाएगा इसकी। ठीक है, दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक होती है, या वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रही जलवायु परिवर्तन में जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उनमें जो परिवर्तन हो रहा है या बदलाव हो रहा है या उनकी जो विलोपन की बात कर रहे हैं कि हम उनका विलोपन देख रहे हैं, उससे भी हम चीजों को जोड़ पाते हैं। ऐसा ही कि जल प्रिय जो पौधे होते हैं वो जलवायु की आर्द्रता कम होने से जो है उनका क्षरण होने लगता है या कम होने लगता है, ये वाला भी पॉइंट हमारे साथ जुड़ जाता है यहाँ पे। तो क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इको मार्क की बात करें तो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध और मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। ये यूपी पीसीएस के 2012 में पूछा गया है। अब इको मार्क कहां पे दिया जाएगा? इको मार्क जो दिया जाता है वो पर्यावरण के अनुकूलन की बात करता है, पर्यावरण अनुकूलन की बात करता है कि पर्यावरण के अनुकूल कितना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मिलावट के लिए नहीं होगा, प्रोटीन के लिए नहीं होगा, वो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होने की बात करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे सिंपल सी चीज, उससे पहले थोड़ा सा देख लो आप। इको मार्क जो प्रमाण पत्र होता है भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 1962 में एक प्रकाशित की गई पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? अब ध्यान से देखना, 1962 की घटना की बात कर रहा है और नाम कुछ ऐसे हैं जो कि आपको लग सकता है कि बहुत पुराना है, जैसे कार्ल मार्क्स का नाम। कार्ल मार्क्स जो है 19वीं सदी में है, ठीक है, और ये किताब लिखी जा रही है 20वीं सदी में। ध्यान रखिएगा, ये सदी का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस में भी बहुत बार दिक्कत होती है लोगों को। तो 19वीं सदी 20वीं सदी के उत्तरार्ध ये सब कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर रखना। तो यहाँ पे दिया गया कि कैरोलिन मर्चेंट का नाम है, कार्ल मार्क्स का नाम दिया गया, रेचल कार्सन का नाम दिया गया, राजगोपालन का नाम दिया गया, और ये 2020 के क्लेम्स में यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, रेचल कार्सन ने इस पुस्तक को लिखा था। तो साइलेंट स्प्रिंग जो है पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है, जिसमें खास करके अगर देखा जाए तो संरक्षण के नाम पे, यानी जीव विज्ञानी और संरक्षणविद जो रेचल कार्सन ने इसको लिखा था, और इसके बाद से पर्यावरण संरक्षण पर काम जो है ज्यादा बढ़ गया, या पर्यावरण आंदोलन जो है, वैसे तो भारत में अगर कहोगे तो उससे पहले से ही चीजें चल रही हैं, तो पर्यावरण आंदोलन को ज्यादा गति मिली है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक कैसे हो सकता है? अगर ये आपके दिमाग में नहीं क्लियर है तो फिर आप इस क्वेश्चन को गलत करके आ सकते हो। ठीक है, सिंपल सी चीज समझना, नगरीकरण और जब औद्योगिकीकरण बढ़ता है, अगर ये कंट्रोल्ड वे में, नियंत्रित वे में बढ़ाया जा रहा है तो दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी आपको सामान्य तौर पे। लेकिन अनियंत्रित जैसे ही होगा वैसे ही कई सारी समस्याएं उभर आएंगी। पहला, असंतुलित विकास आपको दिखाई देगा, संतुलन नहीं रहेगा विकास में। दूसरा, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए जो है समस्या बन जाएगी, जैव विविधता संरक्षण के लिए भी समस्या बन जाती है। तो अब यहाँ पे जो समझना है वो हमें ये समझना है कि इसका आंसर डी ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अति नगरीकरण या औद्योगिकरण जब होता है तो वो संतुलित विकास को प्रभावित कर सकता है, पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है, और जो पारिस्थितिक जैव विविधता को हम संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं उन सब को डाउनग्रेड कर सकता है, नकारात्मक तौर पे उस पर असर डाल सकता है। क्यों? क्योंकि संसाधनों का दोहन अतिशय बढ़ जाएगा वहां पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप। तो हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? ठीक है, एम.जे. ब्रैडिशा, एम. निकोलसन और विटकेयर का नाम दिया गया, और W.M. एडम्स का नाम दिया गया। यूपी पीसीएस में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे W.M. एडम्स जो है इसके लेखक हैं। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट पे फोकस रखिएगा, ये किताब W.M. एडम्स ने लिखी हुई है। तो मिलान करने के लिए क्वेश्चन कई बार आपको मिल सकता है, जिसपे आपको चीजें जोड़ के रखनी होंगी। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? ठीक है, अब प्राकृतिक कृषि की बात करी जा रही है। अब यहाँ पे नाम दिया गया है कि मसानोबु फुकुओका। ठीक है,
एक नाम ये दिया गया है, एम.एस. रांधवा का नाम दिया गया है, एम.एस. स्वामीनाथन का नाम दिया गया है और नॉर्मन बोरलॉग का नाम दिया गया है। गौर करोगे अगर तो ये तीनों का नाम आपको हरित क्रांति में दिखाई देगा। ठीक है, हरित क्रांति से जुड़ते हैं ये। अब हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ज्यादा प्रभावी तौर पे ध्यान दिया गया था, या फोकस क्षेत्र था, सिंचाई पर फोकस था। ठीक है, सिंचाई प्लस रासायनिक उर्वरक, इनका फोकस था। तो जाहिर सी बात है मसानोबु फुकुओका इसका उत्तर होगा। कई बार आपको जब नहीं पता हो तो थोड़ा सा आपको संतुलित होकर के रिस्क लेना होगा। रिस्क इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप पढ़े होते हो तो कई बार हमें लगता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस पे अपना दिमाग लेके जाएं तो हमारे लिए क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। खैर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक के तौर पर मसानोबु फुकुओका को जाना जाता है, जिनका संबंध जापान से है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक जो है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिटी फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो भी जो है, मियावाकी की बात करते हैं जब, तो वो भी जो है कहाँ से आता है, वो आता है जापान से ही। जापान ने अपने शहरों के बीच में, यानी कि शहर है उसके बीच में ही पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम फॉरेस्ट अपना डेवलप कर दिया है, जिससे वहां पे जैव विविधता या उनका संरक्षण हो जाता है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस कर रहे होगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? ग्रीन आर्मी की बात कर रहा है तो जापान है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, इजिप्ट है। 2014 का क्वेश्चन है, तो उस समय का करंट अफेयर्स था ये। तो सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी का गठन किया था ताकि वो अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सके या उसे संतुलित तौर पर बचाए रख सके। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 20वीं सदी के 80 के दशक में के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक महत्वपूर्ण नहीं था? 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर चर्चा की बात कर रहा है। तो पहला, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतिक विकास और जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास। 2020 का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 1920 के दशक की बात कर रहा है। सॉरी, 1920 का नहीं, 1980 के दशक की बात कर रहा है। 1980 के दशक की बात कर रहा है। तो अब सोच के देखो, इसमें प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण की बात है, राजनीतिक और विकास की बात है, पर्यावरण प्रदूषण की बात है, जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास की बात यहाँ पे दी गई है। तो कब कौन सा हुआ है ये जानना जरूरी था आपके लिए। तो राजनीतिक और विकास की बात करें तो उस पर खुल करके उस टाइम पे ज्यादा बात नहीं हो रही थी, बल्कि 80 के दशक में वहां पे बात हो रही थी पर्यावरण को लेकर के, वहां पे बात हो रही थी जलवायु परिवर्तन को लेकर के, वहां पे बात हो रही थी विकास को लेकर के कि किस तरीके का विकास हो। ठीक है, तो यहां पे विकास के जो नकारात्मक पक्षों की जो बात की गई थी वो बेसिकली पर्यावरण, वायु, आगे चल करके जल प्रदूषण, इनसे जोड़ करके आप अगर देखोगे तो पृथ्वी सम्मेलन, ये सब चीजें आगे डेवलप होना शुरू होंगी। तो इन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। तो प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य के विस्थापन और पुनर्वास पर ज्यादा मुखर करके या मुखर होकर के वैश्विक संस्थाओं में बात होनी शुरू हुई और इसके लिए सम्मेलन शुरू हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वो कहाँ पे अवस्थित है? कर्नाटका में, कोंकण क्षेत्र में, तमिलनाडु में या फिर केरल में? पलाची माड़ा की बात करें तो ये पश्चिमी घाट में, बस इतना दिमाग में अभी बैठा लो आप। मैं इतनी आपकी हेल्प यहाँ पे कर रहा हूँ कि पश्चिमी घाट में है। ठीक है, अब कहोगे कि पश्चिमी घाट में तो सारे के सारे एरियाज हैं, लेकिन पश्चिमी घाट में कौन सा एरिया ज्यादा संवेदनशील है? जब आप देख रहे होगे तो यहाँ पे खास करके केरला के आसपास के क्षेत्रों को देखोगे तो ये ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, पलाची माड़ा की अगर बात करें तो पर्यावरण की अपार क्षति के लिए जो जाना जाता है वो केरल में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के नजदीक है, बट फिर भी आप उसको दिमाग में रखिएगा कि पलाची माड़ा जो है दक्षिण भारतीय राज्य जो केरल है उसके पलक्कड़ जिले में अवस्थित है और एक छोटा सा गांव है जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग और जो है एक तरीके से कहें वहाँ पे विस्थापन की समस्याएं या फिर भूस्खलन की वजह से बहुत सारी आपदाएं वहाँ पे दिखाई देती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण वहाँ पे हुआ था उस टाइम पे, तो ये दिमाग में रखना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी हो जाता है कई बार। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की थी? क्वेश्चन 2003-4 का है, तो इसलिए अभी के संदर्भ में अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप इससे क्वेश्चन पे दिमाग रखें कि ऐसी कोई नई चीज जब कोई राज्य अडॉप्ट कर रहा है तो आप उसको जरूर से, जैसे यूपी ने अभी, ये हाल की न्यूज है, एक जिला एक पकवान का कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है, तो ये जो अवधारणाएं हैं वो अवधारणाएं बेसिकली आपको बता रही होती कि ऐसी चीजों पे फोकस करिए, वहां पे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो खैर ये क्वेश्चन जो है पुराना है। हरित गृह अगर हाउस की बात करोगे तो कौन सा राज्य कर सकता है? देखो ध्यान रखना, ये चीज जो है ना निवेश ज्यादा मांगेगी,
ठीक है, तो निवेश की राशि ज्यादा चाहिए। अब कौन सा राज्य है? यूपी में तो हो नहीं सकता, उतना ज्यादा पैसा लग नहीं सकता है। महाराष्ट्र की बात कर सकते हो, हरियाणा की बात कर सकते हो, पंजाब की बात कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे सही उत्तर जो होगा पंजाब होगा, क्योंकि वहां पे इस तरीके की फार्मिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कृषि यानी एग्रीकल्चर या फार्मर्स की तरफ से ज्यादा आ सकता है, क्योंकि वहां पे बड़े लैंड है, यानी फार्मर्स का जो है अपना लैंड एरिया बहुत बड़ा है। तो उस समय पंजाब ने मार्कफेड के माध्यम से जो 2001 में इसका जो है एक तरीके से जो लॉन्च किया था, तो खैर इस पे ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर को लेकर के तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। खैर ये सब चीजें अब असफल हो चुकी है, तो उनका अब उतना महत्व नहीं रह जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत जो है भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है? ठीक है, तो ग्रीन डेक्स 2009 की बात की जा रही है, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे जब चीजें आ रही हो ना, तो थोड़ा सा इसको करंट के साथ अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसको जरूर से करके रखना। ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो इसमें जो है अगर कहा जाए तो यह विभिन्न देशों द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने में किए जा रहे प्रयासों का मापक है, या विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण या संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों या योजनाओं का आकलन है। विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक, और अगला जो ऑप्शन दिया गया ये विभिन्न देशों द्वारा विकृत कार्बन क्रेडिटों के परिणाम दिखाने वाला सूचकांक है। नेशनल ज्योग्राफी और यहाँ पे ग्रीन डेक्स की बात कर रहा है। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो विभिन्न देशों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार को ये दिखाता है ग्रीन डेक्स। तो नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी जो ग्लोबल स्कैन थी, उसने ग्रीन डेक्स 2009 में जारी किया था और भारत को शीर्ष स्थान दिया था उस टाइम पे, इसलिए क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। क्लियर? तो जब आप चीजों को पढ़ रहे हो तो जरूर से उन्हें जोड़ के रखना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछा जा चुका है और कई बार लोग गलत करते हैं। 21 मार्च को, 23 सितंबर को, या फिर 5 जून को, या 25 मई को। तो सिंपल सा चीज है, पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो हम 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया था 1974 में। अब क्यों मनाया गया था, ध्यान रखना क्यों मनाया गया था, ये बात बहुत दिमाग में रखनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अब यहां से बन रहा है। स्टॉकहोम जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में किया गया था, उसी निर्णय के अनुसार 5 जून को जो है प्रतिवर्ष जो है पर्यावरण दिवस के तौर पे मनाए जाने की उद्घोषणा की गई थी, और पहला जो मनाया गया था 1974 में मनाया गया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन अगर आता है तो किससे संबंधित हो जाएगा? दिमाग में अपने आप क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। क्लियर? तो जब आप चीजों को जोड़ रहे हो तो आप इस तरीके से दिमाग में रखो, एक्सप्लेनेशन पे पूरा फोकस करो। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसकी खुशी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक्सप्लेनेशन से कितने पॉइंट्स आप बढ़ा रहे हो ये चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं तो समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा गया। क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रटलैंड आयोग, एजेंडा 21 2019 का क्वेश्चन है यूपीपीसी का। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर आप रिवीजन नहीं करके जा रहे हो तो फिर से गलती आप लोगों से होगी। तो यहाँ पे पूछा गया कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम। जब ये पूछा गया था बहुत सारे लोगों ने इसको जो है यूनेस्को, ब्रटलैंड आयोग, सबका अपना अपना तर्क था, सबने अपने हिसाब से इसको लगाया था। खैर यहाँ पे अगर बात करें तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है इसको लाया गया था 1968 में। ध्यान रखना यहाँ पे 1968 में लगभग 10 देशों के जो है कुछ व्यक्तियों ने मिल करके क्लब ऑफ रोम का गठन किया था। ये एक तरीके से कहा जाए तो निजी संस्था के तौर पर थी, ठीक है, कोई सार्वजनिक संस्था नहीं है, ठीक है। क्लब ऑफ रोम को जो है अगर कहा जाए तो उसी ने द लिमिट्स टू ग्रोथ नामक एक जो है रिपोर्ट प्रतिपादित की गई थी, किया था, उसी के आधार पर यह क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्लब ऑफ रोम, फिर से ध्यान में रखना कि क्लब ऑफ रोम जो है एक तरीके से निजी व्यक्तियों की संस्था के तौर पे थी, जिसने जो है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट जारी की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं तो जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक सहसंबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2018 का आईएएस का क्वेश्चन है, यानी यूपीएससी का। तो GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। GSCA की बात करें तो यहाँ पे सदस्यता में कोई बंधनकारी दायित्व नहीं उत्पन्न है। GSCSA की बात करें तो निर्माण भारत की साधक भूमिका थी, इसमें भारत की इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब यहाँ पे जो पूछा गया उसमें बोला जा रहा है कि केवल 1-3 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, 2-3 सही है, और जो है फिर दिया गया है कि 1-2-3 सही है। अब देखो अगर गौर करोगे तो इसमें जो है 2 तीनों में आया हुआ है, ठीक है, और 3 3 में आया हुआ है। तो अब आपका काम क्या होना चाहिए? पहला काम करो कि एक तो यहाँ पे सिंपली 2 वाला क्लियर करो कि 2 सही है या गलत है, ठीक है। जैसे ही दूसरा सही होगा, क्लियर होगा आपका, तो आपके लिए
या तो अगर कट गया तो ये तीनों हटते ही सीधा ऑप्शन ये बन जाएगा, और अगर सही हुआ तो ये वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा। और जैसे ही आपने 3 के बारे में डिसाइड कर लिया कि वो सही है या नहीं है, तो आप फिर एक को जाकर के चेक करो कि भाई क्या चीज़ है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन में तो केवल 2 सही है, ठीक है? कोई भी बंधनकारी उस पे दबाव नहीं था। तो जीएसीएसए की बात करें तो सितंबर 2014 में इसको लागू किया गया था, न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था, और ये एक स्वैच्छिक मंच था जिसका कोई बंधनकारी दायित्व नहीं होता है। भारत ने इसकी स्थापना में कोई योगदान नहीं दिया था, इसलिए इस पे क्वेश्चन सीधे-सीधे आया हुआ था उस टाइम पे। ठीक है? तो जब आप चीज़ों को देख रहे हो, तो उनको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट तरीके से अभी के घटनाक्रमों के साथ जोड़ करके भी देखिएगा, चाहे जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हो। तो इस तरीके से हमने पर्यावरण के पहले खंड में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया। अगला जो सेशन लेंगे उसमें पारिस्थितिकी वाले सेक्शन से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो भूमिका बेसिकली ये पीवाईक्यूज़ का पूरा बंडल है, जिसमें एमपीपीएससी से लेकर के बीपीएससी, छत्तीसगढ़, जेपीएससी सभी के क्वेश्चन है, इवन आईएएस यानी यूपीएससी के भी क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने सुझाव ज़रूर से हमें साझा करिए, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर से इसे लाइक भी करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू एवरीवन।